अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सग़ीर साहब। दोहा में इस वक्त अफगान तालिबान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इस हवाले से नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ालमी खलीलज़ाद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान का इंट्रा अफगान टॉक में क्या किरदार है और क्या किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान, किस तरह पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात कामयाब होना अहम है। अफगानिस्तान का पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में कितना अहम है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शहबाज फैमिली के गिर्द नैब का घेरा तंग हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अहलिया, बेटी और दामाद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। एहतसाब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ ने इसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। क्या शहबाज शरीफ की मफामती सियासत नाकाम हो गई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अरब अमारात के बाद अब बहरीन ने भी इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का इंदिया दे दिया है, जबकि ईरान और तुर्की ने इसकी शदीद मजम्मत की है और फलस्तीनियों में भी गम और गुस्से का इजहार किया है। क्या इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने वाला अगला मुल्क सऊदी अरब होगा, इस पर बहस करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अफगान अमन अमल और इसमें पाकिस्तान का किरदार। जी अहमद साहब, अफगानिस्तान का पुरअमन होना पूरे खत्ते के लिए इम्पोर्टेंट है और एक मेरे ख्याल से ये एक दरीना ख्वाब है हम सबका ही कि अफगानिस्तान में हम अमन देखें और देर पा अमन देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये देर पा अमन है क्या और ये कौन सा ऐसा ख्वाब है जिसको हम अचीव कर पाएंगे? अच्छा देखिए, आपको पता सारा ही है, आप मुझसे सुनना चाहती हैं। देर पा अमन या वो जो लॉन्ग टर्म पीस की जो बात की जाती है, चाहे वो ज़ल्मे हों, चाहे माइक पोम्पियो हों, चाहे ट्रंप हों, इनकी तीनों के बयान आप उठा के देखें तो आपको एक ही बात जो है वो बार बार आपको नज़र आएगी और मिलेगी, और वो है कि लॉन्ग टर्म पीस, देर पा अमन, पायदार अमन। अब ये अमन क्यों चाहते हैं और फिर देर पा अमन क्यों चाहते हैं? लॉन्ग टर्म कहते हैं कि लंबे अरसे के लिए हो, एक दो दिन का अमन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अमन बहुत अच्छी चीज़ है, अमन पूरी दुनिया चाहती है कि अमन से रहे, लेकिन वो अमेरिका जिसने पूरी दुनिया को नाको चने चबवाए हुए हैं, वो अमेरिका जिसने वियतनाम का तहस नहस कर दिया, वो अमेरिका जिसने इराक की ईंट से ईंट बजा दी, वो अमेरिका जिसने लीबिया के अंदर देखें नेटो के साथ मिलकर क्या किया, वो अमेरिका जिसने सीरिया के अंदर क्या किया, वो अमेरिका जो ईरान की को तहस नहस कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है, वो अमेरिका जिसने कोरिया के साथ देखें कि किस तरह के जो है वो मैच डाला हुआ है शुमाली कोरिया के साथ, वो अमेरिका अफगानिस्तान में एक दफा उसको उड़ा के रख दिया उसने, तोरा बोरा के पहाड़ों का क्या हाल किया उसने, वहां से उसने जो है वो स्कड मिसाइल चलाए 1997 से लेके जो है, और आप देखें तालिबान की गवर्नमेंट को मिसमार करने के बाद फिर वो खुद आया 9/11 के बाद, तो फिर उसने क्या हाल किया है अफगानिस्तान का। और आज वो अमेरिका बार बार देर पा अमन की बात क्यों करता है? कोई तो वजह है ना उसके पीछे कि वो लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस चाहता है। ये अमेरिका के भी शायद मफाद में है, अमेरिका के मफाद में है, तो क्यों है? मैं वही कहता हूँ क्यों है। एक बात ज़हन में रखें, वो होता ये है कि अमेरिका, आप अगर उठा के देखें ना, जो जंगें हैं मुख्तलिफ दुनिया में, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम के बाद अगर बंदा मरा है तो वो वॉर ऑन टेरर में मरा है, और वॉर ऑन टेरर एक लंबे अरसे तक चली है। इसके अलावा अगर कोई जंगें थी पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद, तो वो इराक की जंग है, वो भी अमेरिका ने की। इसके अलावा जो है वो जो इराक के बाद उसने जो है जो अफगानिस्तान में उसने मारे, वो भी अमेरिका ने मारे। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे लीबिया और ये सारा, और आप ज़रा गल्फ कंट्रीज़ को उठा के देख लें, इसमें मरने वाले लोगों की मजमूई तादाद भी तकरीबन उतनी ही चली जाती है जितनी कि दूसरे जंग अजीम और पहली जंग अजीम में लोग मरे थे, और वो एक बहुत बड़ी तादाद है। इस बड़ी तादाद के साथ साथ बहुत बड़ा पैसा है जो कि इन जगहों पे खर्च हुआ है। आप हैरान होंगी कि पहली और दूसरी जंग अजीम की अगर आप अदाद शुमार निकालते हैं तो वो तकरीबन 3 ट्रिलियन US डॉलर्स से लेके और 4 ट्रिलियन US डॉलर्स तक जो है वो खर्च हुआ है। फिर आप ये देखिए कि जो इराक में, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान में जो खर्च हुआ है वो भी कोई 4.3 ट्रिलियन के करीब जो है वो इनका खर्च हुआ है इसके ऊपर डॉलर्स में। अच्छा, अब वो कहता है कि नहीं ये सारा पैसा मैं आपको रिकवर करके दे सकता हूँ, जो इसने ट्रंप की जो पॉलिसी है, और वो पैसा रिकवर करना चाहता है कहाँ से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में ऐसा क्या है? अब ये एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्यों आखिर अमेरिका वो चला और आके अफगानिस्तान में बैठ गया है, तो अफगानिस्तान में कुछ तो ऐसा है ना
कि जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ तो ऐसा है कि जो जब टॉक्स होती हैं तो उसमें रशिया भी आके बैठ जाता है, उसमें चाइना भी आता है, उसमें ईरान भी आता है, उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे कहते हैं हमें आप साथ बिठाएं, और वो बैठ के जो है ये जो टॉक्स होती हैं या ये जो पीस के लिए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान एक सोने की चिड़िया है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। सिर्फ आप वहाँ पे जो लिथियम है जो कि आपकी मोबाइल की बैटरीज के अंदर यूज होती है धात, अगर इसका ही आप रिजर्व्स और गोल्ड की जो है उसको और उसके अलावा जो है वो जो बाकी वहाँ पे जो स्टील है इसके जो रिजर्व्स आप उठा के देख लें तो आपको पता चलता है कि ये जो 4 ट्रिलियन US डॉलर जो उनके खर्च हुए हैं वो तो सिर्फ इसी से रिकवर हो जाते हैं। एक है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन को कहते हैं किंग्स ऑफ माइंड्स। ये जो किंग ऑफ माइंड्स है इस बंदे ने उन्होंने वहाँ पे जो अफगानिस्तान माइंड्स मिनरल जो अथॉरिटी है उसमें उसने बाकायदा उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ और उसने वहाँ पे ठेके लिए हुए हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स उसने ले चुके, बिड ले ली हुई है। अब वो चाहता है कि पीस लॉन्ग टर्म पीस हो ताकि वो वहां पे खुदाई हो, ताकि वहां से जो है वो ये सारी धातें निकालें और ये धातें निकाल के जो है ये कॉपर क्या और बाकी चीजें जितने में लिथियम है या गोल्ड है या वहां पे जो है वो और चीजें हैं वो सारा वहां से निकाल के वो जो है वो अमेरिका में ले जाए और फिर जहां वहां जाके उसको बेचा जाए और फिर उससे पैसे कमाए जाए। सर ये तो अमेरिका का रोल हो गया, मैं आपसे जानना चाहूंगी पाकिस्तान का क्या रोल होगा और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं जो कि हम सब के विषय के अल्लाह करे हों, इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर क्या असरात होंगे और क्या आपको लगता है कि ये वाकई कोई देर पर अमल हो, क्योंकि तालिबान ने इस्लामी निज़ाम के नफाज का मुतालबा किया है और अफगान तो उन्होंने कहा जी कि हमारे को 737 के करीब हमारे कैदी जो है वो रिहा किया जाए और आप रिहा कर दें, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे इस्लामी निज़ाम जो है वो लेके आना चाहिए। तो क्या अफगानिस्तान में दो कोई मतवाजी किस्म की हुकूमतें चल सकती हैं, कोई निज़ाम इस तरह के चल सकेंगे? नहीं देखिए बात यह है कि तालिबान के साथ साथ वहाँ पे जो दूसरी जो फोर्सेज हैं अब्दुल्ला की सूरत में या वहाँ पे जो है वो इससे पहले जो आप देख लें कि नॉर्दर्न अलायंस था और जो इस तरफ था नॉर्दर्न अलायंस को जो है वो अब्दुल्ला लेके चल रहा है और जो पश्तून एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको भी वो वहाँ पे जो है वो है, फिर पर्शियन है उसको भी आप देख लें, उसके अंदर वो भी प्लेयर्स हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो मौलाना मोहम्मद नबी मोहम्मदी की सूरत में ये जो रबानी के साथ जो रहे हैं वो लोग भी एक इसके अंदर प्लेयर्स हैं। फिर इसके अंदर चूंकि मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स हैं सारे अपने अपने प्लेयर्स के तौर पे बैठे हुए हैं और वो अपना अपना पॉलिटिकल शेयर वहां से उठाना चाहते हैं। अशरफ गनी साहब अपनी गेम पे हैं, ये इससे पहले दुनिया अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है, उनकी अपनी अपनी सपोर्ट है पूरी दुनिया के अंदर। करजई अब हामिद करजई के करैक्टर को वहां पे रहा है, उसने हुकूमत की है, गवर्नमेंट करके गया हुआ है, उसके भी बाकायदा उसके अंदर ग्रुपिंग है। उसके जब आप देखेंगे कि जब जरगा होता था और उस जरगे के अंदर जो है उनको बाकायदा किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता था। बात यह है कि पाकिस्तान को फायदा तो है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर वहाँ पे पीस प्रोसेस होता है तो हमारे जो हमारे हमसाए हैं वहाँ पे अगर अमन हो जाएगा तो हमें फायदा है। उसकी वजह यह है कि हम उनके साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे वो बहुत बड़ी मार्केट है, उसी मार्केट के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात हैं। हमारे यहाँ से देखें ना, सीमेंट हमारे यहाँ से जाता है, उनके खाने पीने की चीज़ें जिसमें जो है उनको जो गोश्त जाता है वो भी हमारे यहाँ से जाता है, लाइफ स्टॉक सारा हमारे यहाँ से जा रहा है, उनका अंडा भी हमारे यहाँ से जाता है, उनकी मुर्गी भी हमारे यहाँ से जाती है, उनको सब्जियां तक हमारे यहाँ से वो जाती हैं, उनको आटा ये गंदम यहाँ से जाती है। हमारी मैशत के लिए मज़ीद हमारी मैशत के लिए बहुत अच्छा है, हमें एक बिल्कुल हम पड़ोस में एक अच्छी मार्केट मिल जाएगी, हम वहाँ पे जाके चीजें बेचेंगे। एक तो ये इंडिया इतनी दूर से आता है, हमारे तो बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। हमारे मुझे दहशतगर्दी और ये जो बॉर्डर लाइंस और इनकी जो क्लैशेस, बॉर्डर लाइन का एक इशू तो है, लेकिन ये कि अब हमारी बाढ़ लग रही है, फेंसिंग हो रही है, इन्होंने कोशिश की है उसको एक दो जगह पे इन्होंने रेजिस्ट करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने जो है उसका जवाब दिया, उसके बाद खामोश हो गए वो। ये तो आप भूल जाएं कि वो डाइवर्जन लाइन का वो वाला इस तरह से इशू जो है जो उठाया जाता था या जिसके पीछे जो है एक खास किस्म का माइंडसेट था और खास किस्म की अप्रोच थी और खास किस्म के पीछे जो है उसको पैसा फेंकने वाले थे। सो वो लोग जो है कितना भी पैसा फेंक लें, उनको ये पता चल गया कि हम पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते। इन्होंने याद होगा, इन्होंने हमारी जो है वो चौकियों पे जो है वो एक दो दफा उन्होंने कोशिश की वहां से को फायरिंग करने की या गोलाबारी करने की, जब यहाँ से वो हुआ तो उसके बाद वो खामोश हो गई। उन्होंने हमले भी किए, लेकिन ये कि जवाबी जब हमले होते हैं तो वो बिल्कुल फिर जो है वो चुप साध लेते हैं। सो अल्टीमेटली उनको अंदाजा हो गया कि हम लड़ नहीं सकते, हमें जो है वो इनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी और वो बैठ के अब जो है वो बात करने के लिए तैयार भी है।
उसकी वजह यह है कि आप ताकत के साथ लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान बहरहाल एक रियलिटी है, एक ताकत है, और उस ताकत को जो है आप उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अफगानिस्तान ने कोशिश की थी इंडिया के इन टॉक्स में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है? पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के अभी पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। मैं वो ये कर रहा हूँ ना कि ये टॉक्स जो है आपको याद होगा ये इस्लामाबाद से शुरू हुई थी, और फिर जो है ये पाकिस्तान और इस्लामाबाद से ये चलती हुई जो है ये कतर पहुंची, और कतर से जो है बीच में फिर जो है इस्लामाबाद में जब कतर में बैठ जाती है तो फिर इस्लामाबाद में एक द्वार स्टार्ट होता है। चूंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का एक हमें आप देखें मुस्लिम उम्मा, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बाकी मुस्लिम उम्मा भी देखें, मुझे इत्तेफाक हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में जाने का, तो वो पाकिस्तान को कहते हैं बिग ब्रदर। अच्छा, बिग ब्रदर का मतलब ये है कि आप एक एटॉमिक ताकत हैं, आपके पास एक बड़ी स्ट्रांग आपकी एक फौज है, आपका एक रोल है जो दुनिया जिसको मानती है समझती है, और आप एक उतनी बड़ी इकोनॉमी ना सही लेकिन बहुत बड़ी मंडी भी है आप जो है, और फिर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो है आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो उस इन्फ्लुएंस को जो है दुनिया तस्लीम करती है, और स्पेशली जो है मुस्लिम वर्ल्ड उसको बहुत मानता है। अफगानिस्तान भी हमें बड़ा भाई के तौर पे मानता है। अफगानिस्तान जो है वो हमारी, ठीक है उनके लोग जो है वो उनके में ग्रुप्स भी हैं अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो हमारी बात को फेंकते नहीं है, हमारी बात को, हमारी स्ट्रॉन्ग टाइज है उनके साथ, हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज है। ऑब्वियसली हमने तालिबान हुकूमत को माना भी था, हमने उनको जो है उनकी सपोर्ट भी की हुई है। पाकिस्तान वाज द ओनली द फर्स्ट कंट्री रादर कि जिन्होंने तालिबान हुकूमत जब बनी थी हमने तालिबान के साथ हमने उनको एक्सेप्ट किया था। हमने यहाँ पे अब जो होगा उसमें हम हमारा टिल्ट किस तरफ होगा, एक हमारा रोल क्या होगा? देखिए हमारा रोल, हम कोई वहां पे जाके हुकूमत तो नहीं करना चाहते, ना पाकिस्तान ने कोशिश की है, ना हमने कभी चाहा है, ना हमें जरूरत है, ना हम करना चाहते हैं ऐसा। पाकिस्तान अलबत्ता ये हमेशा से चाहता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम ब्रदर मुल्क है हमारा, और उसके लोग जो है वो लेकिन तालिबान को सपोर्ट करने के चक्कर में हमें अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाया गया अफगान हुकूमत की तरफ से। करज़ई साहब तो बहुत जो है, इससे पहले भी होती रही है, जब तालिबान हुकूमत थी उस वक्त भी हम पे इल्जाम था कि हमने बनाई हुई हुकूमत, तो पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में बातें थी, ठीक है, पर जो भी है हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। बात यह है कि वो हमें बड़ा भाई मानते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात पे गौर करते हैं, और हमें वेटेज देते हैं। और पाकिस्तान जो है इस वेटेज को हमेशा जो है उसने हमने ये नहीं किया कि हमने जो है अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को जो है हमने कभी मिस गाइड किया हो, या हमने उनको जो है वो कभी उनके जो वो है उनके जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दियाँ हैं या हमारे लिए जो प्यार है जो मोहब्बत है हमने उसका कभी नाजायज फायदा उठाया, और ना पाकिस्तान की मिलिट्री ने ना पाकिस्तान की हुकूमतों ने। सो हमने हमेशा उनके लिए जो है फाइट की है, लड़ाई की है, दुनिया को कहा है मानो समझो बात करो। खान साहब आपको याद है वो कहा करते थे, इनको तालिबान खान भी कहा जाया करता था, ठीक है, ये हमेशा ये कहते थे कि नहीं यार बात करो, बातचीत के जरिए ही मसला हल हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया जो है वो पीस की बात कर रही है और बातचीत की बात कर रही है। सो अल्टीमेटली गुफ्तगू के जरिए ही मसला हल होना था, और दुनिया को इसका इदराक नहीं था, पाकिस्तान को इदराक था, और पाकिस्तान ने लोगों को मनवाया, और आज दुनिया मानती है। सो ये था और है में जो चीजें हैं, ये पाकिस्तान की एक खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुल तरीके से जो है दुनिया को ये बावर कराया है। जैसे कश्मीर का मसला हमने इंटरनेशनलाइज किया है, हमने अफगानिस्तान के मसले को भी जो है वो उठा के दुनिया के अंदर लेके गए, दुनिया के फोरम पे डिस्कस किया है, और दुनिया को इस बात पे आमादा किया है कि अफगानिस्तान के साथ आप लड़ नहीं सकते, अफगानिस्तान के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान के साथ आपने अफगानिस्तान के साथ आपने अगर बात की तो पाकिस्तान के जरिए अगर करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, चूंकि हम उनके बड़े भाई हैं, और वो हमें बड़े भाई का दर्जा देते ही नहीं, बड़ा भाई मानते भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई होने के नाते जो है हमने उनका भी फायदा सोचा, और हमने दुनिया का भी फायदा सोचा। हमने कभी भी ये नहीं किया कि जो है वो अफगानिस्तान से कोई इस तरह की चीज चले जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाए, जो दुनिया के किसी भी कोने में जो है कोई नुकसान के बायस बने। पाकिस्तान ने हमेशा जो है एक मुतदल रोल प्ले करने की कोशिश की है। हाँ, हमारे ऊपर इल्जामात बेताशा लगाए जाते हैं, हमारी एजेंसीज के बारे में, हमारी फौज के बारे में, हमारी हुकूमतों के बारे में, वो जो मर्जी दुनिया आपको पता है ऐसे चलते रहता है। ये सिलसिले जो है ये इल्जामात की जो है वो बैठी हुई इंडियन लॉबी एक बैठी है दुनिया में, और वो चलती रहेगी, चलती रहनी है। सो हमने क्या किया है, हमने हमेशा एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रोल प्ले किया है, हम करते आए हैं और हम करते रहेंगे। सो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये होगा अगर तालिबान की हुकूमत आती है, तो उसकी वजह ये कि देखें हमारे यहाँ बहुत सारे अफगानी यहाँ पे रेफ्यूजीज थे। आपको बात है इसके अंदर एक रेफ्यूजीज की भी बात की गई है ये जो मौजूदा टॉक्स है। सो पूरी दुनिया चाहती है कि वो रेफ्यूजीज जो यहाँ वहाँ बैठे हुए, पाकिस्तान में भी बैठे हुए थे, और पाकिस्तान ने उनको बहुत अच्छा खिलाया है। हमने हमारे भाई हैं, हमारे जो है यहाँ पे उन्होंने वक्त गुजारा है, शादियाँ की हैं, यहाँ पे उनकी नस्लें बड़ी हुई हैं, परवान चढ़ी हैं।
वो हमें क्या समझते हैं, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान में बहसीत बड़े भाई उनको सीने से लगाया है, उनकी सुनी है, बात सुनी है, मानी है और उनके दुखों का मुदावा किया और उनके लिए जो है वो अच्छी राहें तलाश की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी उनके लिए जो है वो अच्छी राहें तलाश करते रहेंगे। सो मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो रीजनल पावर होने के तहत जो है वो पाकिस्तान में भी आएगा। और फिर हम जैसे सीपैक है, सीपैक अगर जो है वो एक्सपैंड करता है, आप देखें कि रशियन स्टेट्स तक जाता है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और होता हुआ मास्को तक हम पहुंचते हैं और मास्को से हम होते हुए जो यूरोप तक जाते हैं, जो कि चाइना का प्लान है। तो उसमें अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा वो है। हम भी चाहते हैं कि वहां पे जो है वो पीस, लॉन्ग टर्म पीस हो, पीस आ जाए। पीस आ जाएगा तो फायदा जो है वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया को होगा, हमें भी होगा। हमें ये होगा कि हम सेंट्रल एशिया तक हमारी एक्सेस बढ़ जाएगी। हमने तापी जो है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है ये एक पाइपलाइन है, ये वहां से आ जाएगी। हमें जो है हमारी बहुत सारी हमारी जो गैस की जरूरियात है वो पूरी हो सकती है। वो अफगानिस्तान में अमन होगा तभी हो सकती है। फिर आप ये देखिए कि हमने ताजिकिस्तान के साथ और उज्बेकिस्तान के साथ हमने बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। सो अब अगर हमें ये जमीनी रास्ता मिलता है और हम यहाँ से होकर वहां तक घुसते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी मंडी और मार्केट आगे हमें अवेलेबल होगी और उनको भी जो है वो पाकिस्तान में हम चीजें एक्सेस हमारी एक आसान हो जाएगी मैशत के लिए और इकोनॉमी के लिए। और इसको रीजन है ना, पूरा रीजन आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के हक में भी है, चीन के हक में भी है। और अभी मैं इंटरनेशनल मीडिया पे देख रही थी, बीबीसी पे, तो जो JS शंकर साहब हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी कहा है कि जी पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक तजारती एक अपॉर्चुनिटी है। कभी भी नहीं चाहेंगे अगर वो इतने अच्छे होते हैं ये शंकर वंकर जो है, तो ये वहां पे जो बैठ के अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने जो गंद किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब्दुल्ला और नादर राइस को जिस तरह से इन्होंने मिस यूज किया है हमारे खिलाफ, ये ना करते। सबकी नजरें तो अफगानिस्तान के ऊपर है। लेकिन अब मैं इसको क्लोज करने जाऊंगी इस टॉपिक को। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात उस सूरत में दो चीजें आप देखें कि तालिबान ये कहते हैं कि पीस प्रोसेस स्टार्ट करें, वो कहते हैं नहीं पहले आप इनखला शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2 वो कहते हैं कि जी आप हमारे कैदी रिहा करें। नंबर 3 हम यहाँ पे इस्लामी निज़ाम लेके आना चाहते हैं और आप इस्लामी निज़ाम की मुखालफत ना करें, हमें लाने दें। देखिए, इस्लामी निज़ाम जो है वो दुनिया में, यहाँ पे पाकिस्तान में हम एक डेमोक्रेसी है ना, हमने एक वेस्टर्न निज़ाम को हमने यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो क्या हुआ है, आप देखें कि यहाँ पे जो है वो एक लड़की मोटरवे पे निकलती है एक औरत बच्चों के साथ, और उसके साथ क्या हो जाता है। भाई अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम था, इस्लामी निज़ाम देखें उसकी परसेप्शन शायद गलत है दुनिया में, उसके बारे में एक गलत कि शायद जो है आपको जबरदस्ती मार मार के वो दाढ़ियां रखवाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ठीक है, उनका परसेप्शन को रिवैम्प होने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर उसको थोड़ा सा रिकंसिडर कर लिया जाए, थोड़ा सा आबादी और लिबरल एक उसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया जाए, बाकी इस्लामी निज़ाम को बुरा नहीं है। आप देखिएगा अफगानिस्तान के अंदर ऐसा भी वक्त रहा है कि औरतें जो है वो लद्दी फंदी सोने में रात को जो है वो काबुल की सड़कों में घूम रही होती थी, किसी ने आज तक उसको हाथ उठा के नहीं देखा। बड़ी जबरदस्त उन्होंने हुकूमत क्राइम खत्म कर दिया था उन्होंने। और वहां पे उस जमाने में जो है जब तालिबान की हुकूमत थी, दे प्ले वंडरफुल जॉब, और उन्होंने साबित किया कि दुश्मनों के साथ भी किस तरह से लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। लोगों की जो परसेप्शन थी इस्लाम के बारे में वो बड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि यार ये एक ऐसी इस्लामिक स्टेट बनेगी जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल का कितना अमली तौर पे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि देखें अल्टीमेटली जो उनकी डिमांड्स हैं वो अमेरिका उस तरह से नहीं मानेगा। ना ही ये होगा कि ये इनखला शुरू करे और पीस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो। इन्होंने इनखला नहीं उस तरह से करना, ये कहेंगे कि ठीक है आप पहले अमन शुरू करें, आप जो है हमले बंद करें, आप जो है ये बाकी जो हमारे साथ ये जो आपने ये जो मटक्का लगा रखा है, मटक्का पहले बंद करें, हमारे साथ झगड़े और लड़ाई की फिजा जो है ये खत्म करें, और फिर उसके बाद जो है ये इतना अर्सा तक खत्म रहेगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो अपना पीस प्रोसेस, अपने इनखला जो है वो स्टार्ट करना है, पीस प्रोसेस से मशरूत करते हैं अपने इनखला को। और दूसरी बात, वो इस्लामी निज़ाम पे नहीं आएंगे, ये तो ऑलरेडी इस्लामी जहाँ पे जो है वो है उनका क्या हाल कर रहे हैं। आप देख लें इराक का क्या इन्होंने किया है, इससे पहले तालिबान इस्लामियोफोबिया का शिकार वेस्ट के लिए डरा हुआ है, अफगानिस्तान काबिल कबूल नहीं है, ये ना ये सारी इस्लामिक उम्मा जो है वो इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर फिर जो है वो उसी तरह की होली वार शुरू हो जाए और जो है पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस को भी मार पड़े और पूरी दुनिया में बाकी जो है वो मज़हब, चूंकि मजहबों के दरमियान लड़ाई रही है, ये तो हकीकत है। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो सिर्फ जो है वो सिविलाइजेशंस की लड़ाई है, ये तो क्लैश ऑफ रिलीजन था, क्लैश ऑफ जो सिविलाइजेशन, ये तो उन्होंने खामखा बैठ के जो है वो क्रिएट किया है। मजहब लड़े हैं, मजहबों के दरमियान जो है वो तसादम रहा है। ये प्रोसेस तो जारी है, अब देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है।
नैब का जो घेरा है वो शहबाज फैमिली के तंग होता हुआ दिख रहा है। आज जो है वो एहतसाब अदालत ने उनकी अहलिया, बेटी और दामाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं क्या उसको उनकी बिल्कुल मकामती वैसे ही सियासत देख रहा नाकाम हूँ। होती देख रहे हैं? मैं भी उसको उसी तरह देख रहा हूँ जिस तरह आप ज़ेरे लब देख रही हैं इसको। आपकी स्माइल में मुझे वो सारी बातें नजर आ रही हैं आपके चेहरे पे जो आप देख रही हैं। देखिए बात ये है कि अल्टीमेटली इन्होंने जो किया है वो उनको भुगतना तो है, लेकिन आपने मुफाहमत की बात की। मेरा ख्याल है कि कोई अगर तो रियासत स्टेट के इदारे और नैब का वो जो कानून है वो इंडिपेंडेंटली या उस तरह से हरकत में जिस तरह आया हुआ है रहता है, फिर तो इनका बचना बुचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फंसे हुए हैं। और इन्होंने अल्टीमेटली जो है मुफाहमत तो तब होगी ना कि जब आपने कुछ किया नहीं है और आपके ऊपर जो है खामखा शिकंजा वो कसा जा रहा है, तो आप कहते हैं यार अच्छा ठीक है आप शिकंजा बंद करें मैं ये, या फिर ये है कि आप कहते हैं अच्छा ठीक है मैंने करप्शन किया मैं देता हूँ, तो फिर मुफाहमत होगी। प्ली बार्गेन का कानून मौजूद है, आप उसके तहत जो है वो पे कर दें। सर वो गारंटर्स, वो जो वादे दावे जिन्होंने शहबाज शरीफ को करके पाकिस्तान लाए थे और शायद उनको पाकिस्तान के ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन थे और जो उनको एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी देखना चाहते थे। और अभी भी हमारे यहाँ हम देखते हैं सियासी हलकों में शीन लीक की बड़ी बातें होती हैं, तो इसको देखिए ये वो कहते हैं अंग्रेजी की कहावत है कि परसेप्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। यहाँ पर मैं हम सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमने खबर के ऊपर चलना होता है और खबर फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी नहीं कि कहीं से शहबाज शरीफ को किसी ने आंख मारी हो, आंख दिखाई हो या किसी ने आंख झुकाई हो उनके आगे। आंखों का इस्तेमाल शहबाज शरीफ से हो सकता है अंदरूनी मियां साहब के उनके मुकाबले में उन्होंने एक मफाहमती रोल प्ले तो किया है, हमेशा उनकी कोशिश तो यही रही मैं है आपको कि किस तरीके से बताऊं, आप एक दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है और एक आपकी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट। सो नेशनल एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने पीछे कहा है कि हम और फौज हम एक ही पेज पे हैं। सो अल्टीमेटली आपकी ब्यूरोक्रेसी चाहे सिविल है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो इस वक्त किसी न किसी हद तक, बल्कि शायद बहुत हद तक, या शायद मैं कहूँगा पूरी तरह से जो है वो इस वक्त खान साहब को सपोर्ट कर रही है। सिविल ब्यूरोक्रेसी के अपने मसाइल हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी को चूँकि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा खिंचातानी रहती है कि वो उस तरह से नहीं है, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो चाहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट को यार काम करने दिया जाए और हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं और हमें सियासत में ना निकला जाए। सो उन्होंने उनका एक स्टैंस है, एक वाज़ेह किस्म का एक पैगाम भी है, मौक़िफ़ भी है और उसके ऊपर वो कायम है। सो यहाँ पे जो है वो खान साहब को ये तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो सियासत में उनका ना कोई रोल वो रखना चाहते हैं, ना ही फिलहाल कोई है सच। अगर कोई कहता है तो वो साबित नहीं कर पाता, साबित करे फिर हम मान लेंगे उसकी बात को। जो नज़र आ रहा है हमने नज़र आने पर हक़ाइक़ पर चलना है, जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसके ऊपर। अब आ जाइए अगली बात पे, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है मुफाहमत किस चीज़ पे करते हैं? मुफाहमत करते हैं आप बराबरी पे, मसावात पे, जब आप इक्वली चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये इस वक्त इक्वल उसके ऊपर है। ये इस वक्त फंसे हुए इस तरह से हैं कि इनके दामाद भी फंस गए हैं, इनकी बेटी भी फंसी हुई है, इनका बेटा भी फंसा हुआ है और ये खुद भी फंसे हुए हैं। सो इनके पास अब कोई चांस नहीं है मासवा इसके कि ये जो है ये घुटने टेक दें और कहें कि ठीक है आप जो कहते हैं आप ठीक कहते हैं, बराए मेहरबानी ये पैसे पकड़ें और मुझे जाने दें। पैसे इन्होंने देने नहीं है। पैसे इसलिए नहीं देंगे कि इन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े तरले मिन्नतें करके इन्होंने ज़िंदगी को जो है वो इस नहज पे और इस डगर पे रवाना किया है कि जहाँ पे इनकी वो है। अब आ जाइए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बड़े मियाँ साहब जो है वो खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट खुद जो है वो मसाइल का शिकार है, इसलिए कि अमेरिका जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर फंसी हुई। सो मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उस तरह से अपना रोल प्ले कर पाएगी जिस तरह के ये चाह रहे हैं। जो है वो अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर डलवा दें, अमेरिका से कोई फोन शून करवा दें इमरान खान साहब को और वो कहें कि यार बस करो, हाथ हौला करो, इनको जाने दें, या इनके ऊपर जो है इनको थोड़ा बहुत आज़ादी दें या इनको काम शाम करने दे जाए। लेकिन ट्रंप साहब तो खुद अपने निज़ाम में पड़े हुए हैं, वो कहाँ किसके लिए जो है वो काम करेंगे। सो मैं नहीं समझता कि इनको जो है उस वक्त तक जब तक कि अमेरिकन इलेक्शन हो नहीं जाते और कोरोना का मसला हल नहीं हो जाता और दुनिया किसी करवट बैठ नहीं जाती, इनको कहीं से कोई इंटरनेशनल सपोर्ट आएगी उस तरह से जिस तरह के ये चाह रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर जो है इंग्लैंड के अपने मसाइल हैं, यूके के अंदर जो है यूके भी उस तरह से इनकी उस तरह वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा जो कि वो पहले करता आया है माजी में। सो इनको अल्टीमेटली जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं खत, और वो खत क्या है, जो डॉक्टरी खत हैं ये ला के देते हैं कि देखें नहीं मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब बीमार हैं और जो छोटे मियाँ साहब जो हैं उनके साथ, और फिर ये सिंपैथी लोगों की लेना चाह रहे हैं, लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं कि शायद हम ये प्रेशर जो है, चूंकि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी साथ नहीं दे रही,
आपकी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट के साथ सेम पेज पे, या उनको वो कह रही है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमें बराए मेहरबानी अपने मामलात में ना करें। सर बीमारी से मैं आपकी बात लिंक करूंगी। हमजा शहबाज को आज पेश होना था, ये कहा गया कि वो कोरोना से मुतासिर हैं, तो उनको इस वजह से अदालत पेश नहीं किया गया। तो अभी कुछ दिन मियां साहब की बीमारी, फिर अब हमजा शहबाज, तो ये इस चीज़ को क्या देते हैं? ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इस पर ट्वीट शीट भी किए इन्हीं के खानदान के कुछ लोगों ने। उन्होंने कहा जी कि बड़े मियाँ साहब को भी जो है मारने की कोशिश की थी और उनके पता नहीं क्या मिला दिया था खाने पीने में, और उनके प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो गए, और फिर जो है उनको हार्ट अटैक भी आया, और ये वो और पता नहीं क्या क्या बातें। ये सियासी संपत्ति। जी हाँ। अच्छा, दूसरी चीज जो है उन्होंने कहा जी कि इधर जो है उनको भी, पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया था, ये बात खबर सामने आई, फिर उन्होंने कहते नहीं जी उनको भी कोरोना हो गया है। ये जस्ट लोगों को बताने के लिए, देखो तुम्हारे लीडर के साथ क्या हो रहा है, उनको जो है वो कोरोना मच्छर पकड़ के, पहले इससे पहले डेंगू का आपको याद है, वो कहते थे कि डेंगू ना हो जाए इनको, फिर वो कहते थे नहीं ये कोरोना ना हो जाए, फिर कोरोना हो भी गया। उनको लगता है ये कि जैसे कोरोना जो है ना वो कोई इंजेक्शन लगा दिया कोरोना का, ये कोरोना जरासीम पकड़ा है उन्होंने लाके और उसके सामने छींक मारी, किसी ने लाके बंदे को बिठा दिया। हमजा शहबाज की जो बीमारी है और उस पर जो सियासत अब चल निकली है, सियासत सिंपैथी है ना, लोगों की सिंपैथी उन्होंने लेनी है कि देखो आपका लीडर जो है वो, उसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है, उसको जबरदस्ती कोरोना भी कर दिया गया है, उसको जबरदस्ती मारने की कोशिश की जा रही है, और ये तो शरीफ खानदान के साथ दुश्मनी जो है वो कर रहे हैं, और शरीफ खानदान के साथ पर्सनल हो गए हैं, उनको जो है वो जरासीम खिलाए जा रहे हैं, जरासीम दिए जा रहे हैं, और जरासीम से उनको जो है, चाहे वो कोरोना के जरासीम है या प्लेटलेट्स गिरने के जरासीम है या हार्ट अटैक आने के जरासीम है, सो वो सारे जरासीम जो है उनके जिस्मों में डाल दिए गए, और वो जरासीम जो है वो एक्टिव हो गए, और उससे जो है अब शरीफ खानदान की जिंदगी को बहुत खतरा है, और चूंकि खतरा है लिहाजा आप बाहर निकले उनको बचाएं। सो ये एक कोशिश की जा रही है कि सोशल मोबिलाइजेशन की, कि किस तरह लोगों को जो है वो मोबिलाइज करके बाहर सड़कों पे ले आए। लोग बड़े सियाने हैं, लोगों को पता है कि यार इनको भी हमने बड़ा टाइम दिया था, तख्ते लाहौर इन्हीं के पास था ना इतना अरसा, अभी देखें बारिश आई है, लाहौर का क्या हाल हुआ है। ये तो पीटीआई तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए इनको आए हुए जो है, इससे पहले कितना अरसा तक जो है, मुझे बताइए कि जब मियाँ साहब का दौर था उस वक्त भी पंजाब इनके पास था, पीपल्स पार्टी आई फिर पंजाब इनके पास, फिर नून लीग आई फिर पंजाब इनके पास, मुशर्रफ आया तो कुछ अरसा पंजाब इनके हाथ से निकल के परवेज इलाही के पास गया था, फिर उसके बाद जब ये आ गए वापस फिर पंजाब इनके पास, पिछले दौर जब पीपल्स पार्टी का तब भी पंजाब इनके पास था, इनका अपना दौर आया तब भी पंजाब इनके पास था, तो पिछले इतने अरसे से 25 सालों से तो ये बैठे हुए थे पंजाब में। तो ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और जो नैब का शिकंजा इनके गिर्द बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब एपीसी होने जा रही है, इसमें पहले तो नून लीग की तरफ से मुतनाज़ किस्म के बयान आते हैं, कभी वो नहीं होते, तो अब कुछ एक्टिव रोल प्ले कर पाई हुकूमत के खिलाफ? मुझे बताइए ये कितनी एपीसी हो रही है, इससे पहले कितनी हो चुकी है, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इन्होंने देखें उसमें एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर बाकायदा एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें आप ये कहते हैं कि जी आप अपने आप को, अपने वर्कर्स और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी नज़रों में अपने आप को बेगुनाह भी साबित करते रहें, मसरूफ़ भी रखें, और उनको लगे कि आप कुछ कर रहे हैं उनके लिए, चूँकि इनको पता है कि मामला जो है वो देखिए पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ गई, पूरी दुनिया के अंदर मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी मसाइल आने थे, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी है, पाकिस्तान में पहले से मौजूद थी, वो और बढ़ी है, उसमें और इंक्रीज आई है। सो चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली दुनिया के साथ साथ ही आप जुड़े हुए ना, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो आना था। अब इनका ये है कि यार ये इम्पैक्ट पाया हुआ है, तो अब लोगों को किस तरह से जो है ये बावर कराया जाए कि ये सारी वजह जो है ये खान साहब है। अब वो ऐसे इकबाल उठता है जी ये सारा कुछ जो है सारा मलबा खान पे डाल देता है, कोई भी उठता है सारा मलबा उठा के इमरान खान पे डाल देता है। इमरान खान मान लिया चलो जी वही जिम्मेदार है, उसी ने सारा कुछ किया, पिछली करप्शन भी उसी ने की, सब कुछ वही करके आया, वो है ही खराब आदमी है। और लेकिन क्या आपने जितनी खराबियां की थी क्या आपको हमने 5 साल से पहले जाने दिया? तो उसको 5 साल करने दो, अब खराब है या अच्छा है या बुरा है, इलेक्ट हो गया है ना, लोगों के वोट से आया हुआ है, तो आप उसको क्या चाहते हैं, घर भेज दें उसको जो है वो उतार दें, मिड टर्म में चले जाए? क्यों? आपने आप जब थे उस वक्त तो आपने एक दूसरे के साथ जो है वो मिसाक़े जमहूरियत किया हुआ था, एक दूसरे को पूरा टाइम दे रहे थे। अब उसने बेचारे ने किया नहीं वो आप लोगों से, तो इसलिए आप उसको निकाल के बाहर फेंकने के चक्कर में, मतलब ये भी क्या एक तरीकाकार है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना इनका इसमें भी तो कोई मिसाक तय होने जाएगा ना, मिसाल के अब मिसाल की मैशत होना चाहिए, मिसाल की जमहूरियत तो आपने बहुत कर ली है। देखिए मैशत आपकी बेहतर होगी तो आपकी जमहूरियत बेहतर होगी, जुदाउद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ठीक है। सो दीन ये कहता है कि सबको खाने पीने का वो मिलना चाहिए, इक्वल चीज़ें जो है उसके अंदर हैं, आपको इक्वालिटी की बात करता है दीन आपका। दीन तो फिर वो है जो तालिबान कहते हैं, दीन तो वो है जो इकबाल ने कहा है, दीन तो वो है जो मतलब मौलाना फजल वाला नहीं है, वो इस्लाम से ज़्यादा इस्लामाबाद में इंटरेस्टेड होते हैं okay. लेकिन बाकी जो असल मजहब है, जो असल रिलीजन है, जो उसकी एसेंस है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो उसके तो मतलब है कि देखें अगर हज़रत उमर कह रहे हैं
कि अगर फरात के किनारे जो है वो एक कुत्ता भी जो है वो प्यास या भूख से मर गया तो उसकी बास पुरुष मुझसे होगी क़यामत के दिन। तो इसका मतलब है कि मैशत को कितना ज़्यादा प्रेफर किया गया, भूख को कितना ज़्यादा प्रेफर किया गया और इक्वालिटी को कितना ज़्यादा प्रेफर किया गया कि एक दफ़ा उन्होंने हज़रत उमर ने जो है कपड़े पहने हुए और एक बंदा खड़ा होकर पूछने लगा, उन्होंने कहा जी सबको चादरें मिली हैं तो तुमने जो है उमर चादर के हिसाब से तुम लंबे भी हो, तुम्हारा तो सिर्फ कमीज चलता है, ये शलवार कहाँ से आई, तुमने किस तरह से। और वो जो था वो सारा जो है वो कपड़ा जो है वो तकसीम हुआ था मालिक गनीमत में, तो कहना पड़ा कि मुझे मेरे बेटे ने अपने हिस्से के दे दी थी। उसने कहा अब्बा आप बना लें, मैं नहीं बनवाता। तो आप देखें ना कि ये है इस्लाम जिसमें बास पुरुष है, जिसमें पूछ-गिछ है, जिसमें जो है बारीकी से एहतसाब है, जिसके अंदर जो है वो चीजें जो है वो मतलब कि आपकी टोटल इकोनॉमी जिसके ऊपर बेस करती है कि आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जा रहे हैं और बारी आई और आपने वो पकड़ा हुआ है उनका ऊंट का, ठीक है ना। अब ये भी है, सही हज़रत उमर का भी है। अब आप देखें अपने नबियों को उठा कर देखें, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर देखें या उनके खुलफाए राशिदीन को देखें, किस तरह से उन्होंने एक्ट किया, किस तरह से बिहेव किया। ये है असल चीज जो है। अगर आप उसकी एसेंस को जानना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि नैब का तो घेरा भी तंग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में रेफरेंस एहतसाब का सीन हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत आज भी कौमी असम्बली के सेशन में जो है वो FTF बिल की पे जो है वो जोर दिया गया। हुकूमत जो है वो हर सूरत में ये बिल पास करवाना चाहती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये आपको क्या लगता है कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरह तो अपोजिशन और ज्यादा वो हो जाएगी कि इस बिल को पास नहीं होने देना। देखिए FATF अल्टीमेटली ये किसी एक पार्टी का फ़ायदा नहीं है, ये किसी एक जमात या हुकूमत का सिर्फ फ़ायदा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। और जब पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसके ऊपर जो है वो एक हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही कि ये इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर जो है इस चीज़ को बेस बना के FATF को और फ़ायदे ले लें हुकूमत से। और फ़ायदे क्या लेने, यही जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि उसको कहें कि ठीक है जी आप हमें ऐसे करें, माफ़ी दे दें, मुफाहमत कर लें, हम आपका ये साइन करा देते हैं। और साइन कराने के लिए जो है ये जिस ग्रंटर की तरफ आप इस वक्त इशारा कर रही थी वो ग्रंटर शनटर को बीच में डाले जाए, चाहे वो आपके लोकल ग्रंटर हो या इंटरनेशनल ग्रंटर्स हो, तो उनको कहा जाए कि बराए मेहरबानी हमें बचाएं। बट मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो ब्लैकमेल होगी। गवर्नमेंट अपना नंबर गेम किसी न किसी तरह पूरा कर लेगी, ठीक है, फटअप हो जाएगा, इनकी माफी होना। ठीक है। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक की तरफ। इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए जो मुस्लिम ममालिक का अपना एक कॉज है, अपना एक मौक़िफ़ है, और हम इसमें ये देख रहे हैं कि वो ममालिक जहाँ मोनार्ची सिस्टम मौजूद है, किंगशिप है, लाइक UAE के बाद जो है वो अब बहरीन ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला कर लिया और इसका बाकायदा ऐलान जो है वो अमेरिकी सदर ट्रम्प ने कर दिया अपने ट्विटर पर। तो सर आप उसको कैसे देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जिन ममालिक में ये किंग सिस्टम है, मोनार्ची सिस्टम है, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो सफारती ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। तो ये मतलब अब अगला कहा जा रहा है कि क्या अगला मुल्क सऊदी अरब होगा जो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा? देखिए अगर आप बहरीन की अवाम की उनकी ख्वाहिश को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहते होंगे कि आप इसराइल के साथ जो है वो हालात बेहतर कर लें, लेकिन चूंकि वहाँ पे ऊपर जो है वो बादशाह सलामत बैठे हैं, बादशाह सलामत की मर्जी है तो उन्होंने कर लिया। और बादशाह सलामत का झुकाव जो है वो आपको पता है किस तरफ है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि हो सकता है एंड मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में जो है वो वहाँ से भी जो है वो इशारा हो जाए कि ठीक है जी हम भी मानते हैं। उन्होंने अपनी, आपको पता है एयर स्पेस ऑलरेडी वो यूज़ करने के लिए दी हुई है, वो बाकायदा इस्तेमाल हो रही है उनकी। और बहुत सारे आपको पता है कि MBS ने कुछ ऐसे बयान दिए थे माजी में जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इसराइल के और उनके अंदरूनी मामलात हैं, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। सो इस तरह की बातें वो कर चुके हैं माजी के अंदर। इसका मतलब है कि उनका झुकाव तो है, अब वो झुकाव किस हद तक है, कितना है, क्या है, ये बहरहाल वक्त बताएगा। क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि सऊदी अरब की अंदर जो अवाम है वो अवाम बहरीन की अवाम से मुख्तलिफ है, वो अवाम जो है वो UAE की अवाम से मुख्तलिफ है। UAE में बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं चीज़ें, बहरीन में भी बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं चीज़ें।
बट ये कि सऊदी अरब में बहुत बेहतर है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में जो है वो उनको अपने अवाम की मंशा और मर्जी के मुताबिक झुकना पड़ा। यानी उनको जो है सऊदी अरब ने, आप देखें कि औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त भी दे दी, उन्होंने निकाह मिस्यार भी जो है वो अलाउ कर दिया, उन्होंने ये किया कि जो औरतों को जो है वो शॉपिंग प्लाजा के अंदर जो है वो काम भी कर सकती हैं, उन्होंने सो मच वहाँ पे जो है सिनेमा घर भी बना दिए। तो ये लोगों की डिमांड थी, लोग चाहते थे, और लोगों के हिसाब से जो है उन्होंने जैसे जैसे फील किया वो उसके अंदर जो है वो तब्दीली लाते चले गए। सो मैं नहीं समझता कि लोगों की विल और विश के खिलाफ जाके वो कल को इसराइल को तस्लीम करेंगे, क्योंकि आप देखें कि उसके बिल्कुल सराउंडिंग में जो यमन बैठा हुआ है, और यमन हौसी बागियों के साथ उनके वैसे हालात जो है वो खराब है। उस तरफ जो है आप देखें कि जो साउथ के अलावा, चूंकि साउथ के अंदर जो है वो वहाब जो उनके थे, जिसका वहाबिज्म जो है वो ज्यादा स्ट्रांग था, वो उसके अलावा जो है बाकी अतराफ में जो है जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से और तरह के, उनका माइंडसेट और है, वो बिजनेसमैन भी है, वो और तरह से सोचते हैं सऊदी अरब के अंदर। सो मैं नहीं समझता कि स्वाय एक खास स्कूल ऑफ थॉट के बाकी स्कूल ऑफ थॉट की उस तरह से पजीराई मिल सके। सो वहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आएगी। देन सऊदी अरब के साथ साथ आप ये देखें कि इस तरफ आ जाए तो आपको कुवैत के अंदर भी आपको मैं नहीं समझता कि कुवैती जो है वो इसको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। इराक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अभी कहने का मतलब ये कि मासेस में जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस है, मासेस में रेजिस्टेंस है और मजीद रहेगी भी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा, चूंकि अल्टीमेटली ये फिलर छोड़े जा रहे हैं, देखा जाएगा कि क्या करना है। सर एक नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ये भी बिल्ड कर रहा है कि चूंकि अमेरिका इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है और ट्रम्प साहब इसमें जो है वो कोई ज्यादा ही इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन मुआहिदों के होने में। इलेक्शन में बताना चाहता हूं कि ये एक तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान को टैकल करने का भी एक तरीका है। वो सारे ममालिक जो जिनके ईरान के साथ इस वक्त ताल्लुकात कशीदा हैं, वो सब जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे हैं, और इस पे जो है वो ईरान अपनी मजम्मती बयान भी वहां से आ रहे हैं। देखिए नौशीन, दो आपको पहले मुस्लिम वर्ल्ड की जो तकसीम है उसको पहले समझना होगा कि ये तकसीम कैसे है। मुस्लिम वर्ल्ड सारे का सारा तकसीम है मजहब की बुनियाद पे, और एक ख़ास किस्म की जो हमारे जो सेक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे। अच्छा, हम मज़हब की बुनियाद पे कैसे तकसीम हुए हैं? हम मज़हब की बुनियाद पे ऐसे तकसीम हुए हैं कि हमने मुख्तलिफ इमामों को पकड़ लिया और फिर उनको हमें डिवाइड एंड रूल किया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए कि जो वहाँ पे जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल एक वो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है, और उनके यहाँ जो है वो बहुत सी चीज़ों को, मतलब कि शिया उसके अंदर जो है ये जो मातम है और इन चीज़ों को वो बिद्दत समझते हैं, वो कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, और उसको जो है उसके खिलाफ उनके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और उनके वो जिसके फॉलोअर हैं, जिसको वो मानते हैं वहाब साहब को, और जिसके मानने वाले वहाबी कहलवाते हैं, लिहाजा वो खास स्कूल ऑफ थॉट है, और ये स्कूल ऑफ थॉट लड़ रहे हैं आपस में। ये दो स्कूल ऑफ थॉट थे जिनके दरमियान एक फाइट है जो पूरी दुनिया में ये तकसीम आपको नजर आती है। ये तकसीम पैदा की गई। इससे पहले अभी देखेंगे वहाँ पे मदीने में भी मातम होता था, मक्का में भी मातम होता था, वहाँ पे अभी आपको जालियां नहीं चूमने देते, या आप जो है वो उसको हाथ लगा लें तो वो मारते हैं, वहाँ पे कब्रें मिसमार कर दी जाती हैं, बिल्कुल ही एक और तरह के एक उनका वो जो है वो उनका वो है, जबकि ईरान में ये चीज़ नहीं है। इन दो तकसीम ने, ये जो बड़ी तकसीम है जो आपको पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और मुस्लिम उम्मा के अंदर आपको नजर आएगी, एक जो है वो शिया स्कूल ऑफ थॉट है और दूसरा जो है वो वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार है, लेकिन इनके पीछे पोलिटिकल मकासद थे। ये जो है ये मजहब की बुनियादों पर तकसीम भी सियासी वजह से हुई थी, क्योंकि ईरान का अपना उनका एक नुक्ता नज़र था और शुरू से ही उनका एक नुक्ता नज़र रहा है। ईरान जब फतह होता है, फतह होने के बाद उन्होंने आपको मान तो लिया था, लेकिन उनका ये था कि अपनी तशख़्ख़ुस और अपनी आज़ादी को उन्होंने किसी भी तरह बरकरार रखा। और आप देखें कि वहाँ के पहलवान और रुस्तम ये जो बड़े नाम थे, वो बड़े बड़े नामर लोग हुआ करते थे जो अपने आप को कई हज़ार साल अपनी पुरानी हिस्ट्री बताते हैं, और वो आज भी यही कहते हैं। अब वहाँ पे जो है चूंकि अमेरिका और वेस्ट जो था उसको इस्लामोफोबिया वैसे भी इशू था, तो उसने इनको जो है दोनों मुल्कों को खड़ा किया, डिवाइड किया। अब है ये कि दोनों मुल्क जो है ये इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे दिल इन दोनों मुल्कों के साथ धड़कते हैं। एक तरफ जो है वो खाना काबा है, मुसलमानों की मुकद्दस जो है वो जगह है वहाँ पे जो मरकज है, मरकज है, हमारे दिल उधर भी धड़कते हैं, हमारे दिल इनके साथ भी धड़कते हैं, क्योंकि यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन है, यहाँ पे उनके मज़ारात हैं, यहाँ पे बाकी चीजें आले रसूल है, सो इनके साथ भी जो है वो हमारे दिल उसी तरह धड़कते हैं जिस तरह उधर धड़कते हैं। उधर हमारी आंखों को ठंडक मिलती है, इधर हमारे दिल को ठंडक मिलती है, उधर हमारे दिल को ठंडक मिलती है, इधर हमारे आंखों को चैन मिलता है। अब हम फंसे हुए हैं बीच में, हम क्या करें, हम किधर जाएं? सो अल्टीमेटली हमारा जो दोनों के साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है ईरान और सऊदी अरब के साथ, हम उसकी वजह से शिकार हो गए हैं
उस पॉलिटिकल तकसीम का जो कि मजहब की बुनियाद पे की गई, और उस तकसीम की वजह से हम जो है वो अब बट के रह गए, और हमारा बटना जो है वो अल्टीमेटली वेस्ट को फायदा दे रहा है। अब देखें कि वेस्ट को फायदा दे रहा है और फिलिस्तीन को अब देखिए नुकसान ना, दे रहा है। तो पहले जो है ईरान और इराक वार करवाई गई, अमेरिका जो है वो इराक के साथ खड़ा था, और उसने इराक को कितनी ज्यादा वो किया। इराक के अंदर जो है उन्होंने एक ऐसी वो बनाई, गवर्नमेंट बनाई जो कि एक वहाबी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, और फिर उसको सपोर्ट भी किया, और जो शिया थे स्कूल ऑफ थॉट उसको बहुत मारा वहां पे, और उसको जो है वो कैसे उन्होंने वो करते करते उसको साइडों पे ले गए। सो उसके बाद ये होता है कि इनके लड़वा देते हैं वो इराक को ईरान पे, और इतना अरसा वॉर चली, इतना लोग मरे इस जंग के दौरान। फिर वो जंग जो है वो वहां से खत्म होती है, तो अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के गले पे आके पड़ जाता है, वो कहता है कि अब आप मारो इसको। अब अमेरिका की मजबूरी है या सऊदी अरब की मजबूरी है, अमेरिका चाहता है या सऊदी अरब चाहता है, ये जो भी चाहता है, चाहते ये है कि ये दोनों मुल्क जो है ये खड़े रहे, और दोनों मुल्क जो है इनकी लड़ाई जो है वो बाकी मुस्लिम उम्मा के अंदर फैली रहे, और मुस्लिम उम्मा जो है वो तकसीम हुई रहे, पूरी तरह से जो है दो मसलों मुत्तहद ना हो जाए कहीं, मुत्तहद कहीं ना हो जाए। चूंकि ये इकट्ठे होते हैं तो फिर सल्तनत उस्मानिया बनती है, ये इकट्ठे होते हैं तो दुनिया एक होती है, ये इकट्ठे होते हैं तो मजहब एक होता है, ये इकट्ठे होते हैं तो फिरके एक होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं तो मुसलमानों के दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, आंखें एक हो जाती हैं, ठीक है ना, मुस्लिम वर्ल्ड के तकरीबन तमाम सारे मसाइल खत्म हो होते जाते हैं। हैं। सो इस मसाइल को खत्म नहीं होने देना चाहता वेस्ट भी और मगरब भी जो है, इसलिए वो ईरान को भी, वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है जी, ईरान को भी वो कायम रखना मुस्लिम चाहता है, और उम्मा का सऊदी अरब को भी जो है वो भी वो कायम रखना चाहता है। सो इन दोनों मुल्कों को कायम रख के मुस्लिम उम्मा को जो है वो तकसीम करना चाहते हैं, ताकि जो है आधों की हमदर्दियां उधर रहें, आधों की हमदर्दियां इधर रहें, और फिर एक दूसरे के खिलाफ जो है ये लड़ते रहें, और उनकी तरफ कोई ना देखे। सर, ये जो भी बहरीन ने सेकंड स्टेप लिया यूएई के बाद इसराइल के सफारती ताल्लुकात बहाल करने का, मिडिल ईस्ट में इसके क्या असरात होंगे? देखिए, मिडिल ईस्ट में अल्टीमेटली फलस्तीनियों के लिए तो जो है ये एक दिल शकनी वाली बात है, क्योंकि उन्होंने इतनी स्ट्रगल उनमें तो इंतहाई गुस्सा पाया इतने जाता है ज्यादा उनके उन्होंने, कॉस्ट को। हाँ, इतना ज्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी, इतने ज्यादा उन्होंने जो है वो अपनी लाशें उठाई हैं, बच्चों से लेके, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, औरतें क्या और जवान क्या, और हर किस्म की हर उम्र का उन्होंने जो है वो अपना जो है वो बंदा जो है, और मर्द और औरत उन्होंने शहीद एज ए बहैसियत मुस्लिम जो हमारा एक उनके साथ असूली मौक़िफ़ था, इखलाकी एक सपोर्ट थी हमारी उनके लिए, वो मजहब ग्राउंड पे वो भी कहीं एक कमज़ोर पड़ती हुई लग रही है फ़लस्तीन कॉज के लिए। इस तरह से मुस्लिम ममालिक का एक के बाद दूसरे के बाद दीगरे इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना। जी हाँ, देखिए, मैं नहीं समझता कि खैर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये प्योरली जो है वो मफादात पर जा रहे हैं, मफादात की सोच वो आ रही है उनको आड़े। उनको ये पता है कि आगे चल के जो है वो चीज़ें तब्दील हो रही। देखिए, इनके पास बेचने के लिए जो चीज़ थी वो तेल था। तेल जो है अब वो दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है। तेल अब उस तरह से दुनिया की वो वाली जो चीज़ें हैं, वो ज़रूरतें जो कि पहले इससे पहले पूरी करता रहा, वो उस तरह से नहीं कर पाएगा। सो अल्टरनेटिव एनर्जी के आने के बाद जो है वो उनको अंदाज़ा हो गया कि यार तेल के कुएं खुश्क हो सकते हैं, तेल बिकने वाला नहीं है, ये तेल ही अब हमारी जो है वो वाहिद वो नहीं रहेगी। सो उन्होंने, उनका भी इरादा है कि यार बहुत लड़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब ये है कि अब पीस और अमन की तरफ जो है वो चला जाए। लेकिन अमन व्हाट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अमन एट द कॉस्ट ऑफ के आप जो है वो फलस्तीनियों को जो है उनको भेज दें, आप फलस्तीन की सारी जो उन्होंने जदोजहद की हुई है, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उन्होंने जो इतनी लाशें गिराई हैं, उन्होंने जो इतनी शहादतें जो वो की हैं, तो उसकी कॉस्ट पे जो है वो आप अमन चाहते हैं, या किस कॉस्ट पे चाहते हैं? आप अपनी इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, और इकॉनमी क्या इजराइल बेहतर करेगा या अमेरिका बेहतर करेगा? अमेरिका जिसको अपनी पड़ी हुई है, इजराइल जो है जो कि इस वक्त अमेरिका को नहीं बचा पा रहा, वो आपको आके क्या बचाएगा या क्या मारेगा? सो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अजीब सी हैं। फिर आप देखें कि ये बड़े अजीब से हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती ये वालों की। आपको याद होगा दुबई के अंदर वहाँ पे जो है इन्होंने बुद्धी को बुला के वहाँ पे मंदिर भी बनवा लिया था। सो वो हम जो बुत शिकन लोग हैं जिन्होंने जो है वो खाना काबा के अंदर से जो है मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखें कि बुत गिराए थे। हज़रत इब्राहीम की हम जो है वो हमारी दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, कि हम इब्राहिम और उसकी आल पे, मोहम्मद और उसकी आल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है हम दुरूद भेजते हैं, हम सलात भेजते हैं। सो इब्राहिम और मोहम्मद में दो चीज़ें का कॉमन है, दोनों ने जो है वो बुत गिराए हुए हैं, दोनों ने जो है वो काबू को खाली किया हुआ बुतों से। आपने उसके मानने वाले होके और आप एक ऐसे मुल्क को वहाँ पे बुत बनाने की इजाज़त दे रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो उस तरह की चीज़ों की इजाज़त दे रहे हैं जिस चीज़ों को जो है हम जिस पे हमारा जिस पे ईमान है कि ये चीज़ें जो है गलत हैं, और हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है, और हमारे बेसिक्स के खिलाफ है।
इन्होंने जो है वो ये काम भी किए हैं, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ये मान भी सकते हैं इसराइल को, और इसराइल को भाई भी कह सकते हैं, इसराइल के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।